मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल आनंद, जो इस एग्जिट पोल के पल पल की जानकारी आपको देंगी। हम इस पूरे एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि क्या आ सकते हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर के नतीजे। जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में ऐतिहासिक रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकियों के ट्रिगर का जवाब अपने फिंगर से दिया, तो झारखंड में लोगों ने रिकॉर्ड वोटिंग करके नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नतीजा यह रहा कि आज पांचवें दौर में भी दोनों राज्यों में जबरदस्त वोटिंग हुई। अब लोगों को 23 दिसंबर का इंतजार है जब चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए सबसे सटीक एग्जिट पोल। अब से लगातार 3 घंटे तक हम आपको एग्जिट पोल के जरिए बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में बन सकती है आखिर किसकी सरकार। सबसे पहले मैं चलूंगा हमारी सहयोगी आंचल आनंद के पास, वो किस राज्य के आंकड़े बताएंगी। आंचल, किस राज्य के आंकड़े हैं आपके पास सबसे पहले? बिल्कुल, हमारे पास दीपक इस वक्त झारखंड के आंकड़े हैं। 2009 और 2014 का कंपैरिजन भी हमारे पास मौजूद है। हम NWS और सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। अगर देखा जाए कुल मिलाकर झारखंड में 2014 में कांग्रेस को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी को 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और जेएमएम को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये झारखंड की 81 सीटों में कितनी सीटें किसको मिलती हुई नजर आ रही हैं हम दिखाते हैं आपको। हम उसको ग्राफिक को बाद में इकट्ठे प्ले करेंगे, लेकिन अभी बता दें बीजेपी को 37 से 45 सीटें, यानी कि यहां पर कमल लगभग खिल रहा है। सरकार बहुमत में आके, जो कि पहली बार होगा 14 साल के इस राज्य के इतिहास में कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, गैप ईयर माना गया है दीपक यहां पर कि कांग्रेस ने चुनाव ही ठीक से नहीं लड़ा। यह भी बताया गया कि कैंपेनिंग के लिए जो हेलीकॉप्टर था वो खड़ा का खड़ा रह गया, उसका लालू जी ने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। और सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हो पाया। 1.5 घंटे तक अगर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चे के हेलीकॉप्टर से अपने चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा, ऐसा कुछ भी हुआ? माफ कीजिएगा दीपक, आपको सुन नहीं पाई मैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर वहां पर खराब हो गया, 1.5 घंटे तक ठीक नहीं हो पाया और सोनिया गांधी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा आगे अपनी सभाएं करने के लिए। ऐसा कुछ भी हुआ आंचल? और उसके बाद सोनिया गांधी ने वहां पर एक भी सभा नहीं की, तो कांग्रेस का मैनेजमेंट वहां पर इतना खराब था, इसीलिए कांग्रेस को 10 से कम सीटें मिलती दिखाई दे रही है वहां पर। बिल्कुल दीपक, जिस तरह आपने भी कहा, यहाँ पर एक स्टूडेंट लाइफ में फिनोमिना होता है ना, गैप ईयर। जब बहुत पढ़ाई करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो वो कहता है चलो छोड़ो, इस साल कुछ नहीं हमारा बनने वाला है। तो कांग्रेस की हमें वही जो मोराल था वो जमीन पर दिखा। शायद 3 से 7 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, तो जाहिर तौर पर यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम की बात करें तो 15 से 23 सीटें गुरुजी की पार्टी यहां पर ला रही है। जेवीएम की बात करें बाबूलाल मरांडी की, तो यहां पर 4 से 8 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर रहा है। अब तो जितने इंडिपेंडेंट है लगभग उन्होंने पार्टीज ज्वाइन कर ली है। हमने देखा कि किस तरह से 2009 के बाद जब 2014 के चुनाव की बात की जाए लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से दीपक, तो कहीं ना कहीं जो लगातार इंडिपेंडेंस की साख है वो कम होती चली गई राज्य में, और यही इस बार भी नजर आ रहा है। करीब 7 से 13 सीटें अदर्स को जा रही है, यानी कि पूरी तरह से किंग मेकर नहीं। इस बार लगातार जिस तरह से मोदी जी कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत दीजिए तभी मैं राज्य का उद्धार करूंगा, तो कहीं ना कहीं वही सूरत यहां पर कम से कम झारखंड की बनती हुई नजर आ रही है दीपक। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि झारखंड में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं कई सारे खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हैं, हमारे साथ फाउंडर यूथ फॉर कांग्रेस तहसीन पूनावाला हैं, हमारे साथ पीडीपी के नेता तमन वसीम भी जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ राहुल जलाली जी है सीनियर जर्नलिस्ट जो कि खासकर जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपसे शुरुआत करूं, झारखंड में मोदी का जादू चल गया, ऐसा लगता है? देखिए दीपक जी, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे 14 में से 12 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसके बाद से राज्य में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ जिसकी वजह से लोगों का मन बदल जाए। कांग्रेस पार्टी वहां स्थिति को बदलने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन अभी आपने जो 2-3 बातें बताई उससे पता चलता है कि कांग्रेस का कैंपेन एक तरह से उठ ही नहीं पाया। दूसरा, वहां लोकसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ और झारखंड का काम जो है जयराम रमेश देख रहे थे। इस बार सुबोध कांत सहाय को जिम्मेदारी दी गई थी, तो उससे भी पार्टी के अंदर एक नाराजगी रसाकशी थी। तीसरी बात यह है कि इस चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हेमंत सोरेन
जेएमएम के नेता के रूप में अपने नेतृत्व को स्थापित करने में कामयाब रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कई बार बैकफुट पर जाने को मजबूर किया, खासतौर से एक मुद्दे पर जब उन्होंने बहुत आक्रामक होकर आरोप लगाया कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आदिवासियों की जमीन चली जाएगी। इस पर नरेंद्र मोदी को उसको डिफेंड करना पड़ा, बार बार ये उनको आश्वासन देना पड़ा, ये कहना पड़ा कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, आदिवासियों की जमीन नहीं जा सकती। तो लड़ाई अगर वहां लड़ी है किसी ने तो केवल जेएमएम ने, और पूरी ताकत से लड़ी है, कायदे से लड़ी है। अब ये अलग बात है कि वो इस समय सत्ता में है, उसका उनको नुकसान हो सकता है। और नरेंद्र मोदी को लेकर एक जो देश भर में माहौल बना हुआ है उसका फायदा है बीजेपी को, वरना बीजेपी के खिलाफ ही सब बातें थी। 14 साल हुए राज्य को बने, उनमें से 12 साल बीजेपी रही सत्ता में, और बाबूलाल मरांडी को छोड़ दें तो उनके मुख्यमंत्री और सरकारें जो रहीं सब भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था बीजेपी के पास सुशासन का मुद्दा नहीं था झारखंड को लेकर, बीजेपी के पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था झारखंड में। एक ही मुद्दा था राजनीतिक स्थायित्व का, जिसका बार बार जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में किया। तो इससे साफ है कि ये पूरा चुनाव हेमंत सोरेन बनाम एक तरह से नरेंद्र मोदी बन गया। इन्हीं दोनों पार्टियों में मुख्य मुकाबला है, बाकी जो है ऑल्सो रैन वाली स्थिति में है। सुधांशु मित्तल जी, यहां सबसे बड़ा सवाल है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार तो एक रेलगाड़ी है, सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी ने वहां पर शासन किया है, खाली इसका इंजन और ड्राइवर बदल जाता है। दीपक जी, पता नहीं कौन सी गणित से भाजपा ने सबसे ज्यादा वहां पे शासन करा। पहले टर्म में जरूर था जहां पे कि पहले बाबूलाल मरांडी जी थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा आ गए, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी दूसरी जब चुनाव हुआ तो अर्जुन मुंडा जी आए, लेकिन 1.5 साल में उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद मधु कौड़ा चलते रहे और इनका होता रहा। फिर अगली बार जो आई उसमें भाजपा से तो चालू हुआ था, फिर लेकिन अगले पिछले सारी चीज हो गई। देखिए, झारखंड का जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं उसमें दो खास बातें हम लोग समझ लें। पहली बात है कि खंडित जनादेश से वहां की जनता जो है क्षुब्ध है। उन्होंने देखा है कि क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत और समर्थन नहीं मिलने की वजह से वहां पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, राजनीतिक अस्थिरता की पराकाष्ठा और विकास के नाम पर कुशासन, ये तीन चीजें जो है वहां के मानस में लोगों के आई हुई हैं। उसका एक कारण और भी है, वो हमेशा इसकी तुलनात्मक दृष्टि से वो उत्तराखंड की तरफ देखते हैं, वो छत्तीसगढ़ की तरफ देखते हैं। देखिए, इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य अगर खनिज के हिसाब से देखें या वैसे देखें तो झारखंड है। लेकिन क्योंकि वहां पे खंडित जनादेश हमेशा रहा, राजनीति में अस्थिर सरकारें रही, इसलिए वहां पे दुर्गति रही, दुशासन रहा। अब की बार लोगों को लगता है कि बहुत हो गया। अच्छा, जेएमएम जो था, जेएमएम का वहां पे स्वीकार्यता जो थी, उसके पीछे कारण था कि गुरुजी, शिबू सोरेन जी को गुरुजी कहते हैं, इनका एक लंबा संघर्ष रहा था झारखंड के लिए। इन्होंने वाकई संघर्ष करा था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस राज्य के लिए इन्होंने संघर्ष करा, उस राज्य की दुर्दशा के लिए अगर एक आदमी कोई जिम्मेदार है तो गुरुजी खुद जिम्मेदार है। राजनीतिक अस्थिरता के अगर प्रतिबिंब कोई है तो गुरुजी हैं। हर संगठन से, हर राजनीतिक संगठन से जब मौका मिला, जब फायदा मिला, इन्होंने अपना सांठगांठ कर ली, और इन्हीं की वजह से झारखंड को कभी एक स्थिर सरकार नहीं मिल पाई। एक चीज और वहां पे ध्यान रखना, वहां पे खरीद फरोख्त की राजनीति जिस तरह की हुई है, वैसा कोई भी दूसरा उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में है ही नहीं। आप कल्पना करिए, एक अकेला एमएलए मधु कौड़ा जी अकेले, वो इतने लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बन गए, और उनके मुख्यमंत्री काल में जो सब हुआ उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब राजनीति में जानते हैं। इसलिए प्रदीप सिंह जी, जब आप कहते हैं कि भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की वो थी, तो ये सही नहीं है, आपका कहना, कथन बिल्कुल गलत है। वो इन सारे कार्यकालों में हुआ। आखिरी में कहना चाहता हूं, एक समृद्ध राज्य सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पिछड़े, अविकसित हो,
लोगों, वहां झारखंड में आप संथाल परगना में जाइए, मैं तो बहुत घूमा हुआ हूं वहां पे, आपको ताज्जुब होगा, इतने अच्छे लोग, इतना उसके अंदर पोटेंशियल। वहां का अगर आप संथालियों का गांव देखें तो लगेगा कि जैसे एक आदर्श गांव जो होना चाहिए, यह है सफाई, खूबसूरती, लेकिन इतनी गरीबी क्या आप कल्पना नहीं कर सकते। यह दिशा बदलनी चाहिए और इसीलिए शायद अब की बार लोगों ने मन बनाया कि अब की बार ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, ये सारे विषयों को नहीं देखना है, हमें एक स्थिर सरकार देनी है ताकि झारखंड का विकास हो सके। यह है झारखंड की कहानी, और जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं ये स्वाभाविक तौर पे उसी आकांक्षा का प्रतिबिंब है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने विश्लेषण किया, लेकिन आप ये बात भूल गए सुधांशु मित्तल जी कि आपकी ही सरकार सबसे ज्यादा समय थी। अगर आप चाहे तो मैं कैलकुलेट करके बता दूं। आप देखिए ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा, मैंने कहा ना, पहला एक 5 साल का जो 4 साल का कार्यकाल था वो था, उसके बाद तो कभी भी किसी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और जो भी सरकारें आई, क्योंकि वो आधारित थी निर्दलियों पे या छोटे छोटे दलों पे, और उस निर्धारण उस पे निर्भर, लेकिन आपने सरकार तो बनाई थी ना, यहाँ पे जिसको कहते हैं कि एक ब्लैकमेल पॉलिटिक्स जो थी करप्शन की। 2900 दिनों का शासन था आपका। मैंने आपसे एक चीज कहा कि राजनीतिक अस्थिरता की जो कीमत झारखंड ने चुकाई है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन आप दूसरा देखिए, एक मधु कोड़ा अकेले एमएलए, उनके सरकार समर्थन देके चलवाना, ये इस देश के साथ और इस राज्य के साथ किसने अन्याय करा? हमने करा था क्या? आप कल्पना करिए कि अकेला एक विधायक जो है वो मुख्यमंत्री काल अपना इतने लंबे समय तक कराएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है स्वार्थ में उसका समर्थन कर रहा हो। ये तो अन्याय हुआ झारखंड के साथ। आंचल आपसे एक सवाल पूछने चाहती है। आंचल, नहीं, मैं यही बता रही थी, आपने कहा कि आंकड़े की बात, तो कुल मिलाकर 5135 दिनों में जब से राज्य का गठन हुआ है 2982 दिन बीजेपी का शासन था, बाकी 621 दिन प्रेसिडेंट रूल था। तो जाहिर तौर पर दीपक बार बार ये कहना मोदी का, हालांकि मोदी का नाम चलता हुआ नजर आ रहा है, एक जिस तरह से एडलाइन होती थी बस नाम ही काफी है, वो जमीन पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार दूसरी पार्टियों को ब्लेम करना, वो तो सुधांशु जी बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। आपने जो आंकड़े दिए जरा दोबारा इसमें कहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा का कार्यकाल कितने दिन का था, और उनका जो है, अगर आप कार्यकाल अलग अलग करके बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, तब हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रख पाएंगे। सुधांशु जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। एक मेरा प्रश्न है, आपने बार बार एक सवाल उठाया है कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से झारखंड का बड़ा नुकसान हुआ, इससे कहीं कोई असहमति नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा की सरकार 5 साल के लिए बनी थी वहां, तो क्या कारण था कि बाबूलाल मरांडी को अचानक हटा करके झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता में झोंकने का काम तो आपकी पार्टी ने किया था, आपकी लीडरशिप ने किया? ऐसा कोई आरोप या कोई कारण तो नजर नहीं आया बाबूलाल मरांडी को हटाया? हमने नहीं। शुरुआत तो वहीं से हुई राजनीतिक अस्थिरता की। विनोद जी, अगर आपकी स्मरण शक्ति आपको याद दिलवाएगी, मैं बता रहा हूं, आपकी अगर याददाश्त आपका साथ देगी तो आपको ध्यान होगा कि भाजपा ने नहीं हटाया था, वहां के विधायकों के एक दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जो कि हमारी वहां पे मेजॉरिटी नहीं थी, हमारे पास बहुमत नहीं थी, तो जो समर्थन हमें मिल रहा था उन्होंने वापस ले लिया था, और बहुत दिन तक ये लॉकडाउन चला था, और मजबूरन, क्योंकि सरकार तभी चल सकती है जब इनको हटाया जाए। वो चलवाने वाले तो आप ही की पार्टी के लोग थे, बाबूलाल मरांडी की जगह। वो इशारा कहां से था? वो तो जी, वो समर्थन वापसी का इशारा चला था, और मजबूरन, क्योंकि सरकार तभी चल सकती है जब इनको हटाया जाए। वो चलवाने वाले तो आप ही की पार्टी के लोग थे, बाबूलाल मरांडी की जगह। वो इशारा कहां से था? वो तो जी, वो समर्थन वापसी का इशारा। बाबूलाल मरांडी विरोधी जो लॉबी थी बीजेपी में, आप भूल करवाया। सुधांशु जी, आप भूल गए हैं। आप चाहे तो मैं उन विधायकों के नाम ले सकता हूं, और वो ऑपरेशन क्यों और किस लिए हुआ था ये भी आप जानते हैं। हमारा कौन विधायक था उसमें?
खुद अर्जुन मुंडा खिलाफत कर रहे थे बाबूलाल मरांडी की। दीपक जी, मैं आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है, क्योंकि खुद बाबूलाल मरांडी की अर्जुन मुंडा खिलाफत कर रहे थे और उनकी वजह से हटाना दोनों नहीं, आपको फिर मैं याद दिलवाता हूं। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के अंदर लोगों के मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, लेकिन उससे सरकारें नहीं थी ना। उन विधायकों को लेकर दिल्ली कौन आया था? जब ये 8 विधायकों ने, 8 या 10, मुझे अब ध्यान नहीं, ये मुंडा लेके नहीं, अर्जुन मुंडा नहीं लेके आया, ये गलत आप कह रहे हैं। अब लेकिन ये बताइए मुझे पता है कि बाबूलाल मरांडी के हटते ही वो विधायक फिर से कैसे आपके साथ आ गए? हाँ, वही मैंने कहा ना कि उन्होंने वहां पे समर्थन देने की एक शर्त रखी। अब ये डिबेटेबल है कि क्या शर्त माननी चाहिए थी, या उस समय इस सरकार को निरस्त करके, सुनिए, इस सरकार को निरस्त करके दोबारा चुनाव में जाना चाहिए था। ये सब देखिए, एक होता है पोस्टस्क्रिप्ट, ये डिबेटेबल है, लेकिन उस समय ये लगता था सबको कि अभी स्थिरता, नया राज्य बना, स्थिरता की जगह चलो अगर नेतृत्व परिवर्तन की वजह से ही अगर अस्थिरता खत्म हो सकती है तो वो करा जाए। इसमें आप जो देख रहे हैं बाबूलाल, अच्छा देखिए, अर्जुन मुंडा जी का भी जो आप कह रहे हैं, वो इतना ना तो उनका उस समय कद था, ना इतना प्रभाव था। अर्जुन मुंडा जी का कद जो राजनीति में बढ़ा, ये भी एक अपने आप में सत्य है कि उसके बाद ये मुख्यमंत्री दिल्ली के नेताओं ने बढ़ाया। अर्जुन मुंडा जी पहले जो है जेएमएम के सदस्य थे, और जेएमएम के सदस्य के बाद वो भाजपा में आए थे, तो उस समय उनका भाजपा में ना वो प्रभाव था ना कद था। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कद भी बड़ा, प्रभाव भी बना, और वो अग्रणी नेता है आज के दिन भाजपा के, ये भी अपने आप में सत्य है। लेकिन बाबूलाल मरांडी को हटाने का जो कारण आप कह रहे हैं वो नहीं है, वो वहां का स्वार्थ, जो वहां के विधायकों का दल जो इनको समर्थन दे रहा था, उनका जिसका नंगा स्वार्थ जिसको कहता हूं मैं, वो था। और इसमें आज सबके सामने बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड लेके झूठ बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। असलियत यह है कि वहां की राजनीति जो है वो इतनी दूषित और इतनी स्वार्थी राजनीति रही है कि वहां पे ना विचार ना सेवा, वहां से पैसा। क्यों? खनन वहां पे सबसे ज्यादा, वहां पे प्राकृतिक रिसोर्सेज सबसे ज्यादा, तो वहां तो ऐसी एक लूट मची हुई है उस राजनीति की। और इसलिए मैं जनता को बधाई दूंगा अगर आपका जो सर्वे ठीक है कि इतने दिन बाद कम से कम उन चीजों से निजात मिलेगी, एक स्थिर राजनीति होगी जहां पे आप सुशासन की कल्पना कर सकते हैं। नहीं वाह, मधु घोड़ा आपकी भी सरकार में मंत्री था, भूलिए मत। मुख्यमंत्री आपकी भी सरकार में मंत्री था, सुधांशु जी भूलिए मत भूलिए दोनों चीजों को। लेकिन मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, आगे आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि मधु घोड़ा और रेणु सिक्का आपकी सरकार में मंत्री क्यों थे? दीपक जी एक सेकंड, क्यों थे मैं पूछूंगा, इस सवाल पर आऊंगा। लेकिन तहसील आपने तो आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा। मुझे नहीं लगता है कि आधे अधूरे मन से लगा। ये अच्छी चीज है कि चुनाव अब तक खत्म नहीं हो गए, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, ठीक है। नहीं, रिजल्ट ही एग्जिट पोल है और एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आप भी जानते हैं तहसीम, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस कांग्रेस का इतना बुरा हाल होगा, मुझे ये नहीं मतलब ये जीत जाएगी कांग्रेस। हाल चलिए बुरा नहीं होगा, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार बना लेगी कांग्रेस अपने? कांग्रेस को देखिए, सही बात तो ये, कांग्रेस को धक्का लगा जब वो अलायंस टूट गया, तो कांग्रेस को धक्का तो लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है इतना बुरा हाल होगा। कांग्रेस आपने कहा इतना बुरा हाल होगा, मुझे लगता है कांग्रेस मतलब बुरा होगा लेकिन इतना बुरा नहीं होगा। कांग्रेस टफ फाइट देगी, कांग्रेस बीजेपी को टफ फाइट देगी। देखिए, टफ फाइट तो तब होती जब मिलकर के चुनाव लड़ रहे होते। गठबंधन क्यों टूटा ये जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि सोरेन जी को ये देखना था कि जो सरकार, जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, उनके साथ अलायंस में जाना है, गठबंधन में जाना है। तो सोरेन जी ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म जो है उसको अब केवल सोरेन जी पर मत डालिए। कांग्रेस के नेताओं की आंतरिक राजनीति जो है उसके कारण भी, क्योंकि वो गठबंधन में वो सीट जो बड़े नेताओं की वो उस तरफ चली जानी थी, क्योंकि सिटिंग एमएलए जेएमएम के हैं वहां पर, इस कारण से गठबंधन टूटा है। कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है, बताइए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं, कांग्रेस ने ये चुनाव और एक झारखंड में एक मौका था कि बीजेपी के खिलाफ सारी सेकुलर फोर्सेस एक हो सकती थी, मिलकर एक मोर्चा जो है बना सकते। और अब ये नहीं हुआ। अब जैसे सुधांशु जी कह रहे थे, पोस्ट फैक्टो आप
जो भी एनालिसिस कर सकते हैं, पोस्ट हाइंडसाइट हमेशा 2020 होती है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने मेरे हिसाब से चुनाव अच्छा लड़ा, टफ फाइट दिया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी, और मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी को बहुत टफ फाइट देगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक झारखंड का सवाल है, ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि किस बेसिस पे चुनाव लड़ा। आप ये सवाल पूछ रहे हो, सुधांशु जी मास्टर है डिफ्लेक्ट करने में और डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक मैं समझता हूं जमहूरियत मैच्योर जमहूरियत है, ये जानती है कि बीजेपी पार में थी, 10 साल पार में थी। अब यही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये तो सवाल उठता है उन पर। और जो लोगों ने वोट दिया है, मत दिया है, ये देखकर मत दिया है, ये देखकर मत दिया। लेकिन जैसे आपको नहीं लगता कि आपने बिल्कुल चुनाव से पहले ही हार मान ली थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कांग्रेस ने अच्छा फाइट दिया, चाहे अलायंस टूट गया और एक सेटबैक था कांग्रेस के लिए। आपकी दृष्टिकोण होगी कि कांग्रेस की वजह से टूटी, मेरी दृष्टिकोण दूसरी है। सवाल है कि कांग्रेस ने फाइट दिया, टफ फाइट दिया, और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आप दिखा रहे हो, ये नहीं होगा। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला होगा। कांग्रेस जी, मैं दो छोटे छोटे आंकड़े इनके सामने रखता हूं। जो लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी, उस समय भाजपा ने 57 असेंबली सेगमेंट्स में लीड ली, और 24 में तो बहुत ह्यूज ली है, जो आप छू नहीं सकते कहीं भी। और 2009 के चुनाव में यदि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ये मिलकर लड़े होते, तो भाजपा को केवल 5 विधानसभा सीटें मिल रही थी वहां पर, जो फिगर्स हैं वो। तो जब ये जानते हुए कि भाजपा की एक लहर लोकसभा में हम देख चुके हैं, हम 2 सहयोगी मिलकर लड़े तब ये हालत हुई, तो 3 मिलकर लड़ते तो शायद टक्कर दे पाते, मगर आपने पहले जो तोड़ दिया गठबंधन, ये बीजेपी को प्लेट पे रख के दे दिया। और सर्वे यदि 37 से 45 कह रहा है, मुझे लगा 45 से ऊपर ही होना चाहिए, 55 के ऊपर भी हो सकता होगा। चलिए बताइए। एक और बात जो मैंने देखी है, वो झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी हो, कांग्रेस एक पार्टी के जैसे चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने इंडिविजुअल जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उस पर छोड़ दिया है, जीतने का जो पूरा भाव है वो उस पर रख दिया है। दूसरी बात, महाराष्ट्र से शायद कांग्रेस को अकल आ जानी चाहिए थी कि गठबंधन उनके फेवर में है और किसी भी हद पे उसे तोड़ा ना जाए। झारखंड देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, हर जगह ये अकेले चुनाव में उतरे हैं, और उसका नतीजा आप तो झारखंड में दिखा रहे हैं, इसके बाद आप जम्मू कश्मीर भी दिखाओगे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी, अगर कांग्रेस कुछ लग रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स से सेमी रिटायरमेंट में है, कि उन्हें लगा कि हमने बहुत इनिंग्स खेल ली है, अब थोड़ा हम लोग बाहर बैठे, किसी और को भी चांस दिया जाए बैटिंग का, कुछ ऐसा लग रहा है। मैं आपको टीम इंडिया हो गई है, लग रहा है 2-0 का टेस्ट हार चुकी है, और मोदी को चौका मारने की उन्होंने पूरी की पूरी खुली छूट दे दी है। लेकिन है तो टीम इंडिया कांग्रेस ही ना, तो यही जरूरी है। नहीं, लेकिन विदेशी टीम तो है। सवाल ये है, मैं महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड की बात करूं, कांग्रेस, और जहां तक महाराष्ट्र का खास करके आपने वो कहा, सवाल है कांग्रेस ने अलायंस नहीं तोड़ा। सब जगह पर एक ही सेंटेंस, सब जगहों पर अपॉर्चुनिस्टिक रीजनल पार्टी थी जिन्होंने साथ छोड़ा है। आप इतने 6-6 साल तो अपॉर्चुनिस्टिक रीजनल पार्टी के साथ, आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में 15 साल, महाराष्ट्र बिल्कुल। और यहाँ पर मैं इस बात को आपकी 100% इस बात दीपक जी राहुल गांधी की बात सुनी है आपने, और वो बात अगर वो सुनते कांग्रेस, तो कांग्रेस आज बेटर सिचुएशन में होती। आपने भी कहा, और इस बात से मैं आपके 100% सहमत हूं, कांग्रेस को राहुल गांधी की बात और सुननी चाहिए। राहुल, इसीलिए तो उन्होंने क्या बोलते हैं, फाड़ा अध्यादेश, और अध्यादेश फाड़ने के बाद जो है कांग्रेस की किस्मत फट गई। यही तो बदकिस्मती है ना दीपक जी, कि ऑर्डिनेंस करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाए राहुल गांधी ने, बेनिफिट ले रहे मोदी जी, जिनके 4 चीतें, जिनके अध्यक्ष 4 चीतें, जिनके अध्यक्ष 4 चीतें, तो कहीं ना कहीं सर एक सेकंड, तैसे मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम इस गर्मागर्म बहस से वापस आएंगे कि अध्यादेश फाड़ने के लिए बाद उसका मजा कैसे उठा गए। तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर झारखंड और जम्मू कश्मीर का सबसे सटीक एग्जिट पोल। बहस में आगे बढ़े उससे पहले चलते हैं सीधे मेरी सहयोगी आंचल आनंद के पास और जान लेते हैं क्या कहते हैं अभी तक के आंकड़े। शुक्रिया दीपक। सबसे पहले वोट शेयर से ही शुरुआत करते हैं। झारखंड में 2009 के बनस्पत 2014 का हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। 41% वोट शेयर यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए 2009 के मुकाबले अभी तो सीधे सीधे ये 16% का फायदा है। कांग्रेस को 12% का वोट शेयर मिल रहा है
-12 का नुकसान है यहाँ पर। जेएमएम जो कि एक दूसरे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है, उसको 19% वोट शेयर मिल रहा है। ये भी देखा जाए तो +4% का वोट शेयर बढ़ रहा है। जेवीएम को, बाबूलाल मरांडी की पार्टी को 10% मिल रहा है वोट और अदर्स को 18% वोट मिल रहा है। यानी कि क्लियर मोदी का नाम यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी फैक्टर लोकसभा में जिस तरह से कारगर रहा, असेंबली इलेक्शन में भी जो अभी तक के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर काफी हद तक चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सीटों की बात करें दीपक, हम दूसरा ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। सीटों की बात करें तो वोट किस तरह से सीटों में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि देखा जाए तो 14 से 22 सीटें वो बढ़ा रही है। यानी कि पूर्ण बहुमत यहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी उभरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 3 से 7 सीटें, लगभग सुपड़ा साफ, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस का यहां पर नजर आ रहा है। -14 टू -18 सीट्स यहां पर नजर आ रही हैं। जेएमएम गुरुजी की पार्टी की बात करें तो 15 से 23 सीटें, उन्हें भी नुकसान हो रहा है 5 से 8 सीटों का। और जेवीएम की बात करें तो 4 से 8 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं बाबूलाल मरांडी की पार्टी को, जिन्हें नुकसान हो रहा है 3 से 7 सीटों का। और अदर्स को देखा जाए तो 7 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और 1 से 5 सीटों का नफा नुकसान। यहां पर थोड़ी सी स्थिति ऐसी है क्योंकि हमेशा जब भी झारखंड की बात होती है तो इंडिपेंडेंस जो उतरते हैं मैदान में, शायद यही बड़ी वजह रही है कि पिछले 14 साल में जो इतनी बारी सरकारें देखी, 5 बार मुख्यमंत्री देखे, तो किंग मेकर की भूमिका में क्योंकि इंडिपेंडेंस रहते थे तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो ही ट्रेंड लगभग यहां पर दीपक फॉलो हो रहा है। दीपक, बड़ा सवाल यही है कि अब वहां का सीएम कौन होगा यहां पर, क्योंकि अभी जिस तरह से सुधांशु मित्तल जी भी कह रहे थे दीपक कि ट्राइबल सीएम, नॉन ट्राइबल सीएम, अभी तक 5 सीएम जो रहे हैं वो सारे के सारे ट्राइबल सीएम रहे हैं। तो इसीलिए शायद ये बड़ा फैक्टर है, बड़ी वजह है कि इतनी सारी ट्राइब्स हैं, वोट विभाजित हो जाता है। अभी तक बीजेपी ने सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, तो क्या वहां पर एक नॉन ट्राइबल सीएम हो सकता है? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा तर्क है, जो सबसे बड़ा लॉजिक है, वो है 41% वोट शेयर का और 16% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ना। ये कोई स्मॉल चंक नहीं है आंचल। आपको नहीं लगता कि इतने सारे वोट शेयर बढ़ने के बाद बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप करेगी, 55 से ऊपर सीटें जाएंगी उसकी 81 में से? 41% वोट शेयर और +16 अगर % हम वोट शेयर की इंक्रीज मान रहे हैं दीपक, तो जाहिर तौर पर क्लीन स्वीप का यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ट्राइबल्स को देखा जाए, देखिए पूरे के पूरे झारखंड में 32 के करीब ट्राइब्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर झारखंड में जब वोटिंग होती है यही रहता है कि ट्राइब्स ऑन ब्लॉक किसी को वोट कर पाती हैं, क्या वो वोट जो है वो एक तरह से कंसोलिडेट हो पाता है और किसकी फेवर में हो पाता है। लेकिन इस बार जब मोदी मैदान में उतरे, याद रखिएगा, मुझे ऐसा ही लगता है कि बीजेपी के लिए वोट नहीं है। मोदी लगातार स्थायित्व की बात कर रहे थे, बाप बेटे को हटाने की बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि स्टेबिलिटी के लिए वोट दिया जाए, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया जाए। तो जाहिर तौर पर क्या माना जाए, जैसे लोकसभा में हमने देखा कि चाहे वो नौजवान थे, चाहे वो बाकी लोग थे, उन्होंने कास्ट, क्रीड, रिलीजन को छोड़ते हुए एक बार जाकर विकास के लिए वोट दिया। क्या झारखंड भी उस रास्ते पर चल चुका है? ये अपने आप में आंकड़े उस तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं दीपक। अनुज जी, 41% का लंबा चंक अगर जाता है तो? दीपक जी देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था और दोनों को मिलकर के 23% वोट मिले थे और 20 सीटें, 18 भाजपा की, 2 जनता दल यू की। तो यदि 23% पर 20 सीटें पिछली बार, तो इस बार जबकि विपक्ष तो और टूटा हुआ है वहां पर भाजपा के खिलाफ में, तो 41% पर मुझे लगता है कि 55 जो आप कह रहे थे और शायद 56 सीटें मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां की दोनों राज्यसभा सीटें चुनावों में निकालने के लिए 56 वोटों की जरूरत पड़ेगी। जो अभी संसद चल रही है, इसमें राज्यसभा में जिस तरह से भाजपा कमजोर पड़ जा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष भाजपा सरकार को पंगु बनाने की जो कोशिश कर रहा है, इसलिए भाजपा राष्ट्रीय नेताओं की रणनीति इस समय राज्यसभा को अपने नियंत्रण में लेने की है और उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 56 सीटें यदि आती हैं तो दोनों सीटें वो जीत सकते हैं और तालमेल भी उन्होंने आजसू से इसीलिए किया है और मुझे लगता है यदि ये वोट शेयर होंगे तो 56 सीटें भी आसानी से आ जाएंगी। 56 सीटें आसानी से आ जाएगी। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस पर गुरुजी की पार्टी की एक बहुत बड़ी पकड़ है, जिसको माना जाता है वो एन ब्लॉक
एन ब्लॉक नहीं तो कम से कम 70 से 75% गुरुजी के लिए वोट करता है, क्या वो इस बार बीजेपी की तरफ झुकेगा? नहीं, जो आपका सर्वे बता रहा है उसमें प्लस 4% की बढ़ोतरी बता रहा है जेएमएम के वोटों में जी, और सीट भी आप दे रहे हैं कम से कम 15 से 23 सीटों के बीच में। तो मुझे पिछली बार शायद 17-18 सीटें थी जेएमएम की। देखिए, एक इलाका है झारखंड में, संथाल परगना वाला इलाका, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चे का जबरदस्त असर है और वो आदिवासी, वो चाहे शिबू सोरेन उनके नेता हो या हेमंत सोरेन हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चे का एक मजबूत गढ़ है। वहां वो झारखंड अपने हर परिस्थिति में वहां 15 से 20 सीटों के बीच में उसकी टैली रहती है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, इस चुनाव में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने या पूर्ण बहुमत ले, और पूर्ण बहुमत की ओर ही जा रही, जो आपके सर्वे बता रहे हैं। एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि हेमंत सोरेन एक दूसरे लीडर के रूप में उभर करके सामने आ गए हैं और जो लड़ाई बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच में थी आदिवासी नेता बनने की, उसमें हेमंत सोरेन ने अपने को स्थापित कर लिया है। जिस तरह के जो ग्राफ जो दिखा रहा है आपका, जेवीएम की सीटें कम हो रही हैं, इसकी वोट परसेंट बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आदिवासी नेताओं के बीच में हेमंत सोरेन स्थापित होकर के सामने आए हैं। और जिस तरह पूरे चुनाव में, चुनाव कांग्रेस तो कहीं थी नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी रैली की, सोनिया गांधी ने भी की, लेकिन वो मोदी के लिए वो चुनौती नहीं पेश कर पाए जो हेमंत सोरेन ने चुनौती पेश की। और उसकी शुरुआत उस दिन से हो गई थी जब मोदी की बैठक सभा में हेमंत सोरेन को हूट किया गया था, और उसके बाद से हेमंत सोरेन ने एक पोस्टर लिया और ये लड़ते हुए खाली जेएमएम वहां पर दिखाई पड़ा, और उसका फायदा भी उनको मिलेगा। सरकार उनकी न बने, भले न बने, लेकिन एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल विपक्ष की राजनीति और आदिवासी राजनीति जो है हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमेगी। ये एक नया झारखंड का एक दूसरा सच भी सामने आ रहा है। दूसरा सच सामने आ रहा है। सुधांशु मित्तल जी, यहाँ पर सभी विश्लेषकों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है, खासतौर पर आदिवासियों के नेता के तौर पर। क्या आप इस तथ्य को मानते हैं? दो चीजें सिर्फ कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि लोकसभा में 40% वोट था और आपका सर्वे अगर 41% वोट दिखा रहा है, तो जैसा सब कह रहे हैं, मेरा मानना है ये 60 के ऊपर जाने वाली है। क्योंकि लोकसभा में भी अगर विधानसभा शाह देखे तो हमारी 62 सीटें आई थी, और अगर 41% वोट आ रही है, और देखिए लोकसभा में ये लोग संगठित होकर लड़े थे, अब सब अलग अलग होकर लड़ रहे हैं, तो ये तो फिर तो क्लीन स्वीप जाने वाली। इसलिए मैं 37 से 45 वाला जो आंकड़ा है उस पर शायद मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा अगर 41% का वोट शेयर है। अब आते हैं हेमंत सोरेन। देखिए, शिबू सोरेन जो है उनका संथालियों में और वहां के ट्राइबल्स में एक प्रभाव है। प्रभाव न केवल राजनीतिक नेतृत्व का है, वो एक सामाजिक रिफॉर्मर की तरह पहले देखे जाते थे। वो 2 चीजों के लिए लड़ते थे वहां पे, नशाबंदी और दहेज प्रथा के खिलाफ। और इसलिए जो उनको गुरुजी का ये जो पदवी मिली हुई थी, ये इस सामाजिक, लेकिन जिस तरह गुरुजी ने और जेएमएम ने कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, जो राजनीति में उन्होंने करा है, उससे उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। जो वहां का आदिवासी है, आप उसकी बुद्धिमत्ता को कम ना किए, उनके मन में है, लेकिन उन्होंने इन्हीं शिबू सोरेन को विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हुए हराया था। इसीलिए हराया था क्योंकि वो बार बार देख रहे थे कि ये लोग राजनीति के अंदर जो एक राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए, एक स्थिर सरकार देने का, एक विकास का, वो ये नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं और राजनीति के अंदर ये अवसरवादी बनते जा रहे हैं। तो ट्राइबल, अब की बार आपको बताता हूं, अगर 41% का शेयर सही है तो आप लोग सब चौंक जाएंगे कि किस तरह भर भर के आदिवासियों की वोट भाजपा को मिलने वाली है। तो जो हम आदिवासियों का नेतृत्व इनके पल्ले डाल रहे हैं कि भाई बाकी नॉन आदिवासी का नेतृत्व भाजपा पे आ जाएगा, आदिवासी का नेतृत्व हेमंत सोरेन पे आ जाएगा, वो संभव नहीं होने वाला है। और माफ करिएगा, एक और मैं कहना चाहता हूं, हेमंत जी भी एक गलती कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी उनके पास अवसर था अपनी विश्वसनीयता बनाने का, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह राजनीति में उछलता दिखाई है, उससे हेमंत जी का राजनीतिक कद तो बढ़ गया होगा, क्योंकि
भूतपूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के आगे लग जाएगा। लेकिन उनकी विश्वसनीयता में इतना बड़ी दरार पहुंची है कि वो कभी भर नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए, राजनीति में हम लोगों ने बहुत साल से देखा है, लालू जी देख लीजिए, किसी जो टर्न कोर्ट्स होते हैं उनको एक सीमा तक तो उनका जो समर्थक है, उनका वोट बैंक है, वो समर्थन देता है, लेकिन कहीं आके फिर उसको लगता है कि ये क्या मजाक है। अजीत सिंह जी का आपने देखा, जाट वोट की मलकियत थी उनकी, क्यों जाट छोड़ गए? बहुत ऐसे एक एक नेताओं के आप अरे एक बार छोड़ते हैं, दो बार पकड़ते हैं। अजीत सिंह जी का तो यही हाल रहा है। इसलिए सुधांशु जी एक बार छोड़ते हैं, दो बार पकड़ते हैं। एक बात सुधांशु जी मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि शिबू सोरेन ने हर पार्टी का उपयोग किया और लाभ उठाया। मैं इसको उल्टा करता हूं, शिबू सोरेन का हर पार्टी ने उपयोग किया। मैं तो ये कहता हूं कि एक आदिवासी को कभी कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, कभी भाजपा ने इस्तेमाल किया। आपने भी जो है कभी शिबू सोरेन के खिलाफ एक जमाने में दागी मुख्यमंत्री को लेकर के आडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति तक से मिलने गए, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सारा दबाव बनाया, बाद में उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो अवसरवादिता तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चे ने की है तो अवसरवादिता कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों ने भी की है। तो खाली दोष एक क्षेत्रीय दल को ही क्यों दिया जाए? जब राजनीति ही अवसरवाद की हो रही है तो वो अवसरवादिता तो सबने दिखाई है। नहीं, लेकिन एक और चीज देखिए, ये कहना गलत होगा कि शिबू सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आदिवासियों का नेतृत्व नहीं करता। दो नेता थे मैदान में, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन। अगर ये आंकड़े सही हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों के नेता के रूप में हेमंत सोरेन ने अपने को स्थापित कर लिया है। बाबूलाल मरांडी पीछे चले गए। इसके अलावा देखिए, ऐसा है कि ये जो 41% आप वोट बता रहे हैं, किसी चुनाव में आप देख लीजिए, दूसरे नंबर की पार्टी को अगर पहले नंबर की पार्टी को दूसरे से दुगना से ज्यादा वोट मिले तो 2/3 बहुमत से कम नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो एक ही कारण हो सकता है जो अनुज जी ने थोड़ी देर पहले कही बात, वो ये कि कुछ सीटों पर बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा वोट मिले, जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उस तरह का होगा तो ये हो सकता है कि सीटें कुछ कम हो जाए, लेकिन बहुमत से नीचे 41% पर तो कुछ नहीं आने वाला। बहुमत से नीचे कुछ नहीं आने वाला। आप लोग आदिवासी पे जो बात कर रहे हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तहसीन के पास चलूंगा। तहसीन, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस ने इंटरेस्ट क्यों खो दिया है आजकल राजनीति में? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्ट क्यों हो गया, लेकिन हाँ इस बात को मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जो परसेप्शन उसके खिलाफ है उस पर काम करना चाहिए और कम्युनिकेशन बेटर करना चाहिए। अब मैं दो चीज बता दूं, अनुज जी बात कर रहे थे राज्यसभा में कांग्रेस ने किस तरह से राज्यसभा को रोक कर रखा है, मतलब बिल्कुल आप न्यूट्रल साउंड नहीं कर रहे, कहीं पर कुछ गलत हो रही है। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस चाहिए, मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री एक नंबर टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, ये टिरनी ऑफ द मेजोरिटी है, जमहूरियत है, टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, और जमहूरियत के लिए ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। ये जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको परसेप्शन की एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन परसेप्शन मैटर्स, पब्लिक लाइफ परसेप्शन मैटर्स, ओनली परसेप्शन मैटर्स। और फिर भी आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पीछे पड़ रही है। भाजपा का उदाहरण देख लीजिए, अमित शाह जी चार्जशीटेड फॉर मर्डर, निहाल चंद जी रेप अक्यूज्ड। कांग्रेस में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पे कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन परसेप्शन इज कि सुधांशु जी खुद कहते हैं कि झारखंड में जो लीडर्स है उन पे करप्शन का दाग लगा हुआ है। अब आते हैं आदिवासी की बात, आदिवासी की चर्चा यहां हो रही है। लैंड एक्विजिशन बिल में ऐसी बात चल रही है कि कुछ ट्वीकिंग लाना है, नितिन गडकरी जी ने यह कहा है। आदिवासियों में डर बैठा हुआ है, घर वापसी की बात चल रही है, हिंदुस्तान को होमोजीनियस कंट्री बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री जी उस पर बोल नहीं रहे, लेकिन आदिवासी का वोट अगर आप कह रहे हो फिर भी मोदी साहब को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक वीकनेस है। लेकिन मैं मानता हूं सर, लास्ट लाइन, मैं मानता हूं ये नहीं होगा और कांग्रेस बहुत अच्छा फाइट देगी। चलो, बहुत अच्छा फाइट देगी, बहुत अच्छा होगा डेमोक्रेसी के लिए अगर आप अच्छा फाइट। फिर भी मोदी साहब को जा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक वीकनेस है। लेकिन मैं मानता हूं सर, लास्ट लाइन, मैं मानता हूं ये नहीं होगा और कांग्रेस बहुत अच्छा फाइट देगी। चलो, बहुत अच्छा फाइट देगी, बहुत अच्छा होगा डेमोक्रेसी के लिए अगर आप अच्छा फाइट देते हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड पे हमारा सबसे सटीक, सबसे तेज आपका स्वागत है। 5 चरणों के चुनाव जम्मू कश्मीर और झारखंड में संपन्न हो चुके हैं। 23 को नतीजे आने हैं, लेकिन हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यहाँ पर NWS और सी वोटर का, जहां पर
सीधे तौर पर अगर देखा जाए, आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो सरकार यहां पर झारखंड में बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर की बात करें तो यहां पर 41% वोट बीजेपी को पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 12% वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने हथियार पहले ही डाल दिए थे, कुछ खास एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई नहीं। जेएमएम गुरुजी की पार्टी को 19% वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 4% का इजाफा है 2009 के मुकाबले। जेवीएम को, बाबूलाल मरांडी की पार्टी को 10% वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अदर्स को 18% वोट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडिपेंडेंस की साख यहां पर कम हुई है और -9 यानी कि करीब करीब 9% वोट शेयर जो इंडिपेंडेंस को जाता था वो यहां पर गिरा है। अगर हम इसी तरह से सीट्स की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 37 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि 9 सरकारों, 5 मुख्यमंत्रियों के बाद 14 साल में पूर्ण बहुमत से बीजेपी का कमल यहां पर खिलता हुआ नजर आ रहा है। 37 से 45 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, 3 से 7 सीटें, जो कि नुकसान है करीब करीब 14 से 18 सीटों का। जेएमएम गुरुजी की पार्टी को यहां पर 15 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि करीब करीब नुकसान 5 से 8 सीटों का है। जेवीएम को यहां पर 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये भी भारी नुकसान है जेवीएम जैसी छोटी पार्टी के लिए। बाबूलाल मरांडी अपनी क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोई खास फायदा उनको इलेक्शन में नहीं हुआ है। -3 से -7 सीटें और अदर्स की सीटें अगर देखी जाए तो 7 से 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि 1 से 5 सीटों का नफा नुकसान हम देख सकते हैं। आपने देखा झारखंड के ये अभी तक एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपको दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव खत्म हुए, वहां पर क्या बीजेपी मिशन 44 पूरा कर पाएगी? बड़ा सवाल है।